सोनम घर वालों को ही नहीं, पड़ोसियों को भी प्यारी लगती थी। उसके कॉलेज से घर आते ही बगल वाली विभा चाची अक्सर कभी प्याज के पकौड़े, कभी गाजर के हलवे की प्लेट भेज देती। अक्सर सोनम विभा चाची से पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं घर आ गई हूँ? अरे सोनम बेटा, तेरे मधुर गीत की वाणी से ही पता चल जाता है कि तू ही गा रही है। जितनी देर घर में तू होती है, तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। और तो कोई है ही नहीं इस मोहल्ले में जो तेरे जैसा गीत गा सके। ओह चाची, आप कितनी अच्छी हो। यह कहकर सोनम विभा जी को गले से लगा लेती है। दरअसल सोनम अपने परिवार में सबसे छोटी है। उससे बड़े एक भाई मनीष और बहन सपना भी है। सोनम के छोटी होने के कारण घर में सबका लाड दुलार उसे ही मिलता। चिड़िया की तरह सबके आसपास फुदकती कूदती हुई, कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। जब चाची उसकी तारीफ करती तो भाई मनीष उसे चिढ़ाने के लिए कहता, एक दिन धोबी भी आ जाएगा अपने गधों को ढूंढते हुए। भैया कहकर झपटी तो उसकी चोटी आ गई मनीष भैया के हाथों में। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली। वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज़ सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। विभा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी करने दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी अच्छी लगती। माँ दोनों को डांटती तो विभा चाची उन्हें समझाती, जाने दो सपना की माँ, घर में इन्हीं के कारण रौनक बनी रहती है। एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही बच्चे पास तो होते। और सोनम मनीष भैया को जीभ चिढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पे हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। मनीष हमेशा सोनम को तंग करता रहता, पर उसे कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ आता। रात में उसके साथ बैठकर उसे साइंस पढ़ाता। अगर मनीष की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो मनीष को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता। सपना दीदी घर में सबसे बड़ी थी और वो सोनम को बहुत प्यार करती। वह तो जैसे उसकी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड ही थी। बचपन से उसकी किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करवाना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना, सपना दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। अगर कभी सोनम अपनी सहेलियों से लड़कर घर आकर रोने लगती तो उसके आंसू भी सपना दीदी ही पोंछती। बड़ी बुआ जी जब भी घर आती तो माँ को हमेशा नसीहतें देकर समझाती, अरे कुसुम, सोनम को भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाक कटवा देगी लड़की। सोनम की माँ कुसुम जी बुआ जी की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और सपना दीदी को आवाज लगाती, सपना आज रसोई का सारा काम बिट्टू से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था सोनम, पर घर में उसे सब प्यार से बिट्टू ही कहते। जब उसके दोस्त उसे चिढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए। सोनम कॉलेज में पढ़ने लगी थी, फिर भी सब उसे बिट्टू ही बुलाते। माँ के कहने पर वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में बैठ स्टोरी बुक पढ़ती रहती और उसे देख सपना दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और वो झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो उसे अविश्वास से देखती तो वो पलटकर पूछती, क्या हुआ? तुमने कहा था ना किचन में काम करो, तो कर रही हूँ। कल क्लास टेस्ट है, इतना पढ़ना है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, मैं सपना का हाथ बटाती हूँ। वो खुश होकर बुक्स उठा सपना दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती।
धीरे धीरे समय बीतता गया। सपना दीदी की शादी हो गई तो सोनम पर तो जैसे प्यार निछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। राजीव जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, इसीलिए वो भी सोनम को बहुत लाड प्यार करते। वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतराकर कहती, मेरे राजीव जीजा जी लाए हैं दिल्ली से। सपना दीदी की शादी के बाद अब उसके विवाह की भी चर्चा होने लगी थी। अभी उसने अपना ग्रेजुएशन ही किया कि बड़ी बुआ एक रिश्ता ले आई और कहने लगी कि बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का नामी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, ज़्यादा मांग नहीं है उनकी, बस सुंदर और संस्कारी घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है, मैंने बिट्टू की बात चलाई तो झट से मान गए। भैया देखो, इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। बिट्टू की किस्मत अच्छी है जो इतना अच्छा परिवार मिला है। राज करेगी वहाँ हमारी बिट्टू। पिताजी को लगता था सोनम अभी बहुत छोटी है। मनीष भी उसे और आगे पढ़ने देने और किसी नौकरी के बाद ही शादी करने के पक्ष में था। पर बड़ी बुआ जी पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह पाला था उन्होंने, इसीलिए पिताजी की एक ना चली उनके सामने। सपना दीदी की तो शादी होते ही जैसे यह घर उनके लिए पराया हो गया था। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। उसने जब थोड़ा डरते हुए सपना दीदी को फ़ोन किया, दीदी अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझसे नहीं संभाला जाएगा ये घर बार। ससुराल में तो मैं सबसे बड़ी बहू बन जाऊंगी, मैं कैसे संभालूंगी। संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वहाँ पर, सब अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर देख तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ। जॉइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। सपना दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था क्या रौब होगी, बड़ी भाभी बनेगी वह। यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड़ प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचट्टी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी। लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी के रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुख मुद्रा में ही देखा। सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई। माँ ने समझाया था, देख बिट्टू, ससुराल में जल्दी से उठकर चाय बना देना, यहाँ की तरह देर तक मत सोती रहना। माँ ने तो नसीहतों की पोटली भर उसे थमा दी। ससुराल पहुंचकर उसे भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेदारियां संभालना खूब आता है उसे। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई। चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही। पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे, पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से ये सब देखती रहीं, पर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बहू रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो उसे लगा कि साड़ी अभी पाँव में ही उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। किसी तरह मैनेज किया। ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बैठाकर बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार हटाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब उसने बड़ी नम्रता से पूछा, पापा जी चीनी कितनी चम्मच? सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। सोनम निराश सी बाहर चली आई, फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। वह खाने के समय उनके पास खड़ी रहती, पूछती रहती, पापा जी और सब्जी दूँ, रायता दूँ? कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, बहू जो चाहिए होगा कह दूंगा, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद ना था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी के जैसे ही कम बोलने की आदत उनके बेटे सोनम के पति आकाश में भी थी।
घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती। आकाश के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। आकाश तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती। शादी से पहले इतनी खुश थी। हम उम्र देवर और ननद हैं, बढ़िया वक्त कटेगा। उसने सोचा, ननद तनु की कोई बहन नहीं है, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर तनु कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एकाध बार सोनम ने जबरदस्ती कमरे में जा बात करने की कोशिश भी की तो तनु ने बड़े रूखे भाव से उत्तर दिया और फिर वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची कि तनु पीठ फेरे किसी को फोन पे कह रही थी, अरे भाभी थी, कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, परेशान कर देती हैं, चैन से फोन पे बात भी ना कर सको। सोनम को उसकी बात बहुत बुरी लगी। उस दिन के बाद उसने तनु से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभीियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर निखिल अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने गए थे। सासू माँ और आकाश के मना करने के बावजूद वो इसका इंतजार करती रही। ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। निखिल ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख 1 मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी, नींद नहीं आ रही क्या आपको, या आकाश भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ, और फिर से हेडफोन कान में लगाए गाने पर झूमता सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। उसने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है। मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। सोनम बुझे मन से अपने कमरे में आ गई। उसे इस घर का रंग ढंग अलग सा लगता था। सब एक छत के नीचे रहते तो थे, पर सबकी दुनिया अलग थी। वो सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती, पर दरवाज़ा बंद पाती और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। आकाश को घूमने फिरने का शौक नहीं था। उनका देखा जाना अपना शहर था। कोई उत्साह नहीं रहता कहीं जाने का। शुरू में वो ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए वो साथ हो लेते, पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो आकाश की मुख मुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि उसकी उपस्थिति ही भूल जाते। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। अब सोनम को बस एक सहारा सपना दीदी और उसकी सहेलियों के फ़ोन का रहता। फ़ोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक दिन देर तक बातें की थी सपना दीदी से। दीदी ने उन्हें दिल्ली अपने घर बुलाया था और आकाश ने भी हामी भर दी थी। उसका मन इतना खुश था, बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो दरवाजे पर खड़े आकाश उसे गौर से देख रहे थे। एक मधुर मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया, यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। आकाश ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे, कितनी प्यारी आवाज़ है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतज़ार में जैसे सांसें भी रुक गई थी, पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो आकाश अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। मन तो हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन
बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जब्त करते हुए, स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, सपना दीदी ने दिल्ली बुलाया है, आपने भी हाँ कहा, कब चलेंगे? आकाश ने जवाब दिया, अरे छुट्टी कहाँ है, इतना काम है ऑफिस में, कैसे जा सकता हूँ। अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है, बाद में कोई बहाना बना देंगे, और कहते अखबार में डूब गए। वो जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी ही योजनाएं बना डाली। अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोंछते हुए उसने इतना ही कहा, हाँ आज सोचा भिंडी 2 प्याजा बना दूं। उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी। या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे आरव की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर उसकी दिनचर्या में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेदारियां और शुमार हो गई। आरव को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई ना कोई सदस्य गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा उसके जिम्मे था। सोनम जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी उसे लगने लगता, कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे कि माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी आकाश भी बेटे आरव के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए। वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लिटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन आकाश ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, ज़रा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई। हाँ, उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर निखिल की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज़्यादा खुशी उसे ही हुई। एक सहेली मिल जाएगी उसे, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया उसे भी वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर उसने पाया देवरानी पूजा ने तो कोई कोशिश ही नहीं की इस घर में घुलने मिलने की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को तनु को भेजना पड़ा उसे जगाने। और जब उसे नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दिया जाए। तनु पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों भेजने की सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय होकर उसकी तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है उसने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना उसे ही सेवा में हाजिर होना पड़ता। पूजा ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ही कहती, भाभी आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंखें ही नहीं खुलती। सोनम मन ही मन कहती, क्या बताए वो मायके में वो भी देर तक सोया करती थी। निखिल के ऑफिस जाने के बाद ही वो नहा धोकर बाहर आती। सासू जी को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियाँ संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। वो इशारा समझ जाती, पर कह नहीं पाती कि मैं तो सारा घर ही संभालती रहती थी, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी पूजा दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर निखिल ऑफिस से आ मुश्किल चाय पीते और बीवी को लेकर घूमने निकल जाते। सासू जी भी सोनम से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, दोनों ही घूमने फिरने के शौकीन। पूजा बहू भी वैसी ही मिली है।
आकाश तो अपना भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। सोनम मन ही मन बुदबुदाती। उनके शौक ना होने की वजह से वो कितना घुटती रही, इस पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता। पूजा किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने की टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और दो, बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को भी लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर निखिल इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज वो बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज़्यादा मानसिक थकान थी। शायद वो अपने दिन याद कर रही थी, जब नई नई इस घर में आई थी। सबके आसपास मंडराती रहती, पर कोई नोटिस भी नहीं करता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है, तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, पूजा नहीं दिख रही है, उसकी तबीयत तो ठीक है। सोनम की आंखों से आंसू गिर गए। उससे तो किसी ने कभी नहीं पूछा, पर उसने कभी मौका ही नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती। क्या ये ठीक किया? मायके में किसी ने भी उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए, कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और उसने इन सब में कुछ ज़्यादा ही बहादुरी दिखाई। खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, ननद तनु की ड्रेस, देवर निखिल की जीन्स, आकाश की तो कोई भी चीज़ अगर ना मिले तो सब एक ही नाम पुकार लगाते हैं, सोनम भाभी के। और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी ज़रूरतें पूरी करती रहती है। पर इन सब में उसकी मनस्थिति उस अदृश्य हवा की तरह हो गई, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी ज़रूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह इस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब देवरानी पूजा अलग थलग बनी हुई है, तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है। अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5:30 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। ससुराल आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। ननद और सासू जी दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती, और पानी आने का समय का ख्याल उसे ही रखना पड़ता। सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, तनु तो अभी छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सब उसे ही करना चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी आ गई है, वो भी कर सकती है। और वो दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती हूँ कोई और उठता है या नहीं पानी भरने। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी। उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। और फिर आरओ को तैयार कर आकाश के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब उन्हें नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताए, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने को
इंतज़ार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं। बहन, माँ, पूजा कोई भी चाय बनाकर दे सकती हैं। चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं। और ना तो ना सही, अब उसे थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है। वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। उसे अपना अस्तित्व बनाना ही होगा। यह फैसला करते ही एकदम हल्का हो आया मन, और वह तैयार होकर बेटे आरव को ले पार्क में गई। आज उसे सच में अच्छा महसूस हो रहा था। सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत उसके होठों पर आ गया। वह गुनगुना उठी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।